बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग जो है सेट नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप सेट 1 से लेकर 12 तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से निकाल कर देख लीजिए। और मेरे साथियों अगर चैनल पर पहली बार है तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा मेरे साथियों। तो बढ़ते हैं, सेट नंबर 13 को सॉल्व करते हैं और इसमें भाग 2 से चलेंगे। भाग 1 में भाषार्थ है, इसको छोड़कर चलते हैं और भाग 2 से स्टार्ट करेंगे। भाग दो में जो है ये 40 अंक का प्रश्न है और उसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो भाग 2 में सामान्य अध्ययन है 40 अंक का। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 से कुछ पहले मैथ दिया गया है, पहले मैथ को जो है हम बना लेते हैं। मैथ का जो है सिर्फ आपको आंसर दे देते हैं, बना लीजिएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर की लंबाई वाले दो समानांतर जीवाएँ हैं। दोनों जीवाएँ केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित हैं। जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जीवाओं के जो बीच की दूरी है उसको राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, लेकिन राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इससे देखने में आसानी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कहता है 3 पाइप ए, बी और सी क्रमशः 15 घंटे 12 मिनट और 18 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप ए और सी को खाली टैंक में एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय कितना होगा और घंटा में देना है। तो मेरे साथी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8.2/11। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3, 8.2/11। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आगे कहता है कि 463 व्यक्तियों के एक समूह को 4 ऋतुओं वर्षा, ग्रीष्म, बसंत और शीत में से अपनी पसंदीदा ऋतु को वोट देने के लिए कहा गया। वर्षा ऋतु को 130 वोट मिले, ग्रीष्म ऋतु को 100 वोट मिले, शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु की तुलना में 53 वोट अधिक मिले, बसंत ऋतु को 80 वोट मिले। इनमें से कौन सी ऋतु को सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया मेरे साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये राइट आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक जो मिला था शीत ऋतु को मिला था, ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 तो इसका मान ज्ञात करना है। x/y बराबर 4/5 है, तो 5x + 7y बटा 5x - 7y प्लस 6x + 4y बटा 7x - 8y का मान ज्ञात करना है मेरे साथियों। तो मान ज्ञात करने पर इसका ऑप्शन कितना होगा? चलते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन जो है इसका -22/7 होगा, इसको गुना भाग कीजिएगा, -7/22 होगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि निम्नलिखित में से किस तिथि में ABC PQR के समान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका कोण अनुपात AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर, CA बराबर 3.5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, QR बराबर 9 सेंटीमीटर, RP बराबर 7 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। इसको सरल करना है, सरल करने के बाद इसका राइट आंसर होगा 3/7 होगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार से मुंबई के पुणे आते समय मैंने महसूस किया कि एक टायर में 2 पंक्चर हैं। मेरे पिछले अनुभव के आधार पर मेरा मानना है कि अकेले पहले पंचर ने टायर को 9 मिनट में समतल कर दिया और दूसरे ने इसे 6 मिनट में किया। यदि हवा एक स्थिर दर से बाहर निकलती है तो दोनों में पंचर एक साथ टायर समतल बनने के लिए कितना समय लगेगा? तो आंसर पर चलते हैं। तो आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन राइट आंसर जो इसका क्या होगा? जो इसका राइट होगा 3.3/5 मिनट हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या 5:7 के अनुपात में थी। सत्र के दौरान 8 और लड़कों की प्रवेश दिया गया। लड़कियों और लड़कों का नया अनुपात 1:1 है। तो शुरुआत में लड़कों और लड़कियों के अनुपात की संख्या के बीच का अंतर क्या था? बीच के अंतर कर रहा है, इसमें क्या था? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 इसका आंसर नहीं दिया हुआ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि 3 बगल के मंदिरों में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां बजाई गई। इन मंदिरों के पुजारियों ने 2, 3 और 5 मिनट के अंतराल के साथ अलग अलग समय पर घंटी बजाने का फैसला किया। यदि घंटियां पहली बार सुबह 8 बजे एक साथ बजने लगे तो सुबह 9 बजे तक वे एक साथ बजेगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शुरुआती समय के बाद 2 गुना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है 2 व्यक्ति एक ही स्थान से समान दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करना शुरू करते हैं। एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर दूर होने के लिए उनके द्वारा लिया गया समय 17 घंटा होगा। इसको गुना भाग कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से जीके जीएस। कहता ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा मार्केंसिया। ऑप्शन नंबर 3 मार्केंसिया ब्रायोफाइट्स का एक जीन्स है। ठीक है, ये लिवर वाटर्स है जो नम और छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। उनमें वास्तविक जड़, तना और पत्ती नहीं पाए जाते हैं। पौधे का शरीर थाइलाइट होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता है? ये हो जाएगा अपसारी लेंस। ऑप्शन नंबर 1 अपसारी लेंस हो जाएगा। और एक सामान्यतः मानव आंख 25 सेंटीमीटर से अंत तक किसी वस्तु को देख सकती है। मायोपिया में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकती है। दूर बिंदु अनंत से कम है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ताप्ती नदी जो है अरब सागर में गिरती है। और अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, साबरमती, माही, पूर्णा है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, मेघना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी है। मेरे साथ याद रखिएगा। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है ताप्ती नदी है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे, समग्र शिक्षा वसूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो डैश के लिए है। तो प्री नर्सरी से 12 कक्षा तक। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे है बेरी रोग एक रोग है जो डैश की कमी के कारण होता है। यह होता है साथियों B1 के कमी के कारण होते हैं। ठीक है, बेरी रोग एक B1 के कमी के कारण होते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 47, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? भारतीय जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे हैं, महात्मा गांधी ने डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। किस सत्र में अध्यक्षता की थी? तो चलते हैं ऑप्शन पे, बेलग्राम, कानपुर, मद्रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलग्राम में। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक में गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई थी। सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स 1909। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है? किस प्रकार की मिट्टी है? तो यह जो है काली मिट्टी है। ठीक है, काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस राज्य को एक चेरी कहा जाता है? किस राज्य को एक चेरी कहा जाता है? तो ये जो अवध साम्राज्य को एक चेरी कहा जाता है। ठीक है, और जिस लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल में साथियों 1848 से 1856 द्वारा एक चेरी कहा जाता था। याद रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल जो 1848 से 1856 तक है। इतना याद रखिएगा तो बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के रूप में जाता है? सीमांत गांधी के रूप में खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? साथियों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका होगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। यह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एवं गुजरात से होकर गुजरती है। भारतीय मरुस्थल थार मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के बीच पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अरावली। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? कौन सा जो गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? इसका ऑप्शन पर चलते हैं। मुस्लिम लीग, हिंदू सभा, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 दिसंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 एक लंदन में श्रम सरकार के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त निरीक्षण इकाई, ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त निरीक्षण इकाई, राइट आंसर हो जाएगा 1। आगे चलते हैं, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु अणु होते हैं? कितने परमाणु होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है, जिसका सूत्र O3 होता है। ओजोन प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडल समताप मंडल में पाई जाती है। यह ओजोन परत सूर्य से पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले हानिकारक यूवी किरण की मात्रा को कम करती है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो पौधे में पानी को उसके जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जाइलम। जाइलम जो है जाइलम जल व खनिजों के लिए जड़ों से तने एवं पत्तियों का एक संपादक ऊतक के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा जाइलम, ऑप्शन नंबर 3 जाइलम होता है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन कहता है कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा एक कोशिका स्वयं को 2 भागों में विभाजित करती है। स्वयं को 2 भागों में विभाजित करती है तो वह है बाइनरी विखंडन, ऑप्शन नंबर 3 बाइनरी विखंडन हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन 59 कहता है कि प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम 10 वर्षों के अस्तित्व में है प्राचीन कहलाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 100 वर्षों, ऑप्शन नंबर 1 100 वर्ष। आगे क्वेश्चन है, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 है। 2, 8 और 7 है, वो हो जाएगा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर 3 क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार की पहल नहीं है? भारत सरकार की पहल नहीं है। भारत सरकार ने FDI प्रस्तावों के अनुमोदन तंत्र में ढील दिया है। FDI के प्रस्ताव को अनुमोदन प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर मंजूरी देना अनिवार्य है। और भारत सरकार के राज्यों के लिए जाने वाले उद्यमिता पाठ्यक्रम की घोषणा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा प्रथम राष्ट्रीय पंचायती दिवस 2010 में मनाया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन 1992 में ने संविधान में पंचायती शीर्षकों का भाग 9 जोड़ा गया है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 24 अप्रैल। और प्रथम बार कब मनाया गया था? 2010 में, और तब से प्रत्येक साल जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। आगे क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे क्वेश्चन कहता है कि लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में महात्मा गांधी ने कितनी मांगे रखी, जिनमें कुछ पर सहमति बन गई और उनमें गांधी इरविन संधि के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा जो उनकी मांग सूत्री थी वो था 11वीं मांग सूत्री था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत एवं ब्रिटिश सरकार को खिलाफ भारतीयों को एकजुट करने नमक को एक शक्तिशाली साधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 31 जनवरी 1930 ईस्वी को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को 11 मांगों को लेकर एक पत्र लिखा था। ठीक है, आगे है 66। क्वेश्चन कहता है कि किस प्रकार का प्रदूषण श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोगों का कारण बनता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर 3 वायु प्रदूषण। आगे चलते हैं। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना है? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर 1 द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर 1 बदरुद्दीन तैयब जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। 69 क्वेश्चन कहता है कि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, उस समय क्या हुआ था कि चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला का एक कस्बा है। तो 5 फरवरी 1922 को इस शहर में एक हिंसक घटना हुई, जिसमें किसानों की बड़ी भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। इस कारण से जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसका राइट आंसर क्या होगा कि भीड़ ने चौरी चौरा के एक पुलिस थाने को जला दिया, इस कारण से और अपना आंदोलन वापस ले लिया था। आगे आते हैं, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर 3। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71 भाग 3 सामाजिक विज्ञान 80 प्रश्न है इसमें। अगर मेरे साथियों आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और अच्छे तैयारी कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि निम्नलिखित में से 4 संवत्ों के आरंभ के कालक्रम को कौन सा सही है? कालक्रम का कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा शक, गुप्त, हिजरी, ग्रेगोरियन, ऑप्शन नंबर 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। शक संबंध का प्रारंभ 78 ईस्वी, गुप्त संबंध का प्रारंभ 319 से 320 ईस्वी, हिजरी संबंध का प्रारंभ 622 ईस्वी और ग्रेगोरियन संबंध का प्रारंभ 1582 ईस्वी में से माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक सभा को संबोधित करने के लिए चंदौल में गिरफ्तार किया गया था? चंदौल में गिरफ्तार किया गया था वो था गोप बंधु चौधरी, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, उपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रार्थना समय ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था?
किसने समाप्त कर दिया गया था, वो क्या था, बेसिन की संधि में। क्या बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 को पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथा मराठों के लिए अपमानजनक थी। बेसिन की संधि की शर्तें में उसे समाप्त कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिन की संधि, ऑप्शन नंबर 3। आगे क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 ईस्वी से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्योंकि 1857 में वीर कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। तत्पश्चात उन्होंने आजमगढ़ में अंग्रेजों को पराजित किया। फिर बलिया के समय अंग्रेजों को साथ युद्ध में होने के साथ जगदीशपुर की ओर लौटने के प्रयास में कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्राउंड के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को बुरी तरह से पराजित किया। कुंवर सिंह स्वयं भी इस युद्ध में घायल हुए और 26 अप्रैल 1858 की मृत्यु हो गई। 1857 का विद्रोह जगदीशपुर में 15 जुलाई 1858 ईस्वी को 20 जनवरी 1858 तक चला था। यानी कि विद्रोह जगदीशपुर 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक चला था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे साथियों, यह जो राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 76 पे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था आरंभ की थी। कब किए थे? 22 मार्च 1793 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। आगे चलते हैं, पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इन्हें पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है सही है। ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं, ये जो है सही है। ठीक है, 77 का जो ऑप्शन नंबर 3 सही है। सन 1857 के संग्राम के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? सबसे पहले किसने बलिदान दिए थे? तो वो जो सबसे पहले जो बलिदान दिए थे 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने, एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले और कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप इसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। इसके बाद तत्या तो रानी लक्ष्मीबाई कुंवर सिंह ने अपना बलिदान दिया था। तो सबसे पहले जो दिए थे वो दिए थे मंगल पांडे ने। ठीक है, अब है 79। महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वो के थे अब्बास तैयब जी, ऑप्शन नंबर 3 अब्बास तैयब जी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित व्यक्ति किस आंदोलन से संबंधित थे? निम्नलिखित व्यक्ति किस आंदोलन से संबंधित थे? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो हो जाएगा विनोबा भावे। अब विनोबा भावे किससे संबंधित थे? मेरे साथ ही बताइएगा। विनोबा भावे जो थे भूदान आंदोलन से संबंधित थे। विनोबा भावे भूदान आंदोलन से संबंधित थे। और मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित थे। और जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति से संबंधित थे। तो इसके अनुसार ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कथा सत्याग्रही एम.के. गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुए थे? कब जेल हुई थी उनको? तो मेरे साथी बताइएगा। तो उनको जो जेल हुई थी 1908 ईस्वी में हुई थी। 11 सितंबर 1906 ईस्वी को जोहान्सबर्ग में आयोजित भारतीयों को सभा में कानून को न मानकर सविनय अवज्ञा करने का निर्णय लिया था। इस प्रकार गांधी सत्याग्रह का पहला प्रयोग हुआ। इसमें गांधी जी सहित अन्य लोगों को कैद किया गया, परंतु गांधी जी को 1908 में जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि उस समय गांधी जी ने प्रवासी भारतीयों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए बनाए गए कानून के विरोध आंदोलन किया था। इसलिए 1908 में गांधी जी सबसे पहले जेल गए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस प्रकार का मृत भांड भारत के द्वितीय शहरीकरण के आरंभ प्रतीक माना जाता है? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं
कहता निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवनाम प्रियादर्शी भी था। देवनाम प्रियादर्शी भी था, तो उसका व्यक्ति का क्या नाम था? वो था मौर्य राजा अशोक था। ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? किस ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? वो थे 1712 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 1712 ईस्वी में। आगे है लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हो गया? किसके पतन के साथ समाप्त हो गया? वो ऑप्शन है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो है लाल किले में गुप्त अस्तित्व को बहादुर शाह जफर के पतन के साथ समाप्त हो गया। 1857 की क्रांति के दौरान उन्हें पकड़कर रंगून, जो कि म्यांमार कहलाता है, जेल में बंद कर दिया। ठीक है, जहां उनकी मृत्यु हो गई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। कांग्रेस का यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाहौर। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं 87। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? वह कौन सा व्यक्ति था? वो था अजातशत्रु, जो सिंहासन बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार को हत्या कर दिए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अजातशत्रु। आगे है एक महापाषाण सभाधान में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने का बर्तन। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा केवल ए और सी सही है। हड्डियों की संरचना और कंकालों के आकार, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा 1। आगे रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो अमृतसर को धार्मिक राजधानी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? ये हो जाएगा श्रमण, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं प्राचीनतम काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। इसको सजाना है, इसको कैसे सजाना है? सो देखिए वेदों की रचना, ठीक है, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इमाम गांव में कृषकों का निवास चरक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ये सजाया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे क्वेश्चन है कि किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तराइन की दूसरी लड़ाई, ऑप्शन नंबर 2 तराइन की दूसरी लड़ाई। आगे चलते हैं ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो एक भव्य मकबरा है, ये भी सही है। भव्य मकबरा ये भी सही है। उसके बाद इसका निर्माण शाहजहां ने किया था, ये भी सही है। उन पर कारीगरों का नाम उत्कीर्ण है जिसने उन्होंने निर्माण किया था, ये गलत था। ठीक है, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। गांधी जी मानते थे, अगला क्वेश्चन है गांधी जी मानते थे कि परिणाम से साधनों का औचित्य बनता है, साधनों से परिणाम का औचित्य बनता है, परिणाम और साधन दोनों नियोजित होने चाहिए उपयुक्त से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिणाम और साधन दोनों नियोजित होने चाहिए। आगे क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद से संबंध, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में केवल शुद्ध युद्ध के ऋग्वेद में केवल युद्ध के देवता इंद्र का ही उल्लेख है। वैदिक ऋचाओं की रचना कुछ महिलाओं द्वारा की गई थी। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा केवल ए और सी सही है, केवल ए और सी सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं
टीपू तथा कॉर्नवालिस द्वारा हस्तांतरित श्रीरंगपट्टनम की संधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन कहता है कि टीपू के लगभग आधे राज्यों का समर्पण जिन्होंने अंग्रेजों निजाम एवं मराठों के बीच बांटा के जाना था, युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में टीपू द्वारा लगभग 3 करोड़ रुपये का भुगतान, श्रीरंगपट्टनम में ब्रिटिश रेजिमेंट की तैनाती है। कहता है कौन सा सही नहीं है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है। वही ना कहता है ना, कौन सा सही नहीं है? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम ब्रिटिश रेजिडेंट की तैनाती, ये सही नहीं है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है कांग्रेस ने इस अधिनियम की प्रशंसा की तथा पंजाब में गठबंधन सरकार का गठन किया, ये सही नहीं है। आगे चलते हैं। मंगल पांडे के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? मंगल पांडे के बारे में कौन सा कथन नहीं है? वह बेरहामपुर तैनाती 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, ये सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका राइट आंसर। वह था 29 में 1857 के उसने लेफ्टिनेंट बाग एवं जनरल हर्षे का गंभीर रूप से घायल कर दिया था। ब्रिटिश सरकार के विरोध अकेले विद्रोह नहीं किया था। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 1 मिनट। इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा मंगल पांडे का कौन सा कथन सही नहीं है? नीचे भी कूट दिया हुआ है, कूट करके आंसर देना है। तो ए और बी मतलब मार्च 18 अकेले ही विद्रोह कर दिया था, 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया था। ये ए और बी सही नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और बी सही नहीं है। आगे चलते हैं। सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेप्टिक बल्ब का किससे संबंधित है? कांग्रेस का गठन से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस से संबंधित है। आगे चलते हैं। और कैसे संबंधित है सो देखिए। कहता है हुम का मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापित करने में सहायता करने के लिए एक ऐसा निकास द्वार अर्थात एक ऐसी सेप्टिक बल्ब प्रदान करना था जिसमें ब्रिटिश शासन के विरोध बढ़ते लोकप्रिय असंतोष को कम किया जा सके। ह्यूम एवं अन्य अंग्रेजी अधिकारी तथा राजनेता इस बात पर भय था कि शिक्षित भारतीय जनता को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं तथा विदेशी सरकार के विरोध एवं शक्तिशाली विद्रोह को संगठित कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए किया गया था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध होते हैं? इसका राइट क्या होगा? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 66.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 66.5 डिग्री अक्षांशीय विस्तार पर सबसे लंबे दिन सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा दे दिया है, बाद बाकी सब सही है। चलते क्वेश्चन नंबर सूची 1 और सूची 1 में प्रमुख प्रकार की वनस्पतियाँ, सूची 2 में उनके महत्वपूर्ण वृक्षों की सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 मैंग्रोव वन का हो जाएगा सुंदरी वन, मैंग्रोव वन का सुंदरी वन हो जाएगा। और इसका मेंटाने वन जो है इसका हो जाएगा पाइन वन, मेंटाने वन का हो जाएगा पाइन वन। उष्णकटिबंधीय हो जाएगा बबूल। और कांटेदार जो हो जाएगा सौगान, कांटेदार का हो जाएगा सौगान। इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके अनुसार से ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कहता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पश्चिम से पूर्व हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ है? और सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक है। कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। वह मृदा जल कौन सा है जो पौधों के लिए अति आवश्यक है? वह मृदा जल कौन सा है जो पौधों के लिए अति आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय जल। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। खाद्य श्रृंखला के अभिप्राय, खाद्य
श्रृंखला के अभिप्राय है, इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है, किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है, तो एक जीव से दूसरे जीव को, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं, प्रायोगिक परियोजनाएं किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न कर रही है जो लद्दाख में पूना घाटी एवं हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में पाई जा सकती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। आगे चलते हैं कि बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो बिहार में कुल रोपित क्षेत्र 40.30 लाख हेक्टेयर है, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि सवाना की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा आदर्श मानी जाती है, जो सवाना घास के उसके लिए कौन सी आदर्श मानी जाती है, तो ये जो हो जाएगा लंबी शुष्क ऋतु वाला उष्णार्द्र जलवायु, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची एक की नदियों के द्वारा सूचित एवं उनकी उत्पत्ति की स्थिति को सुमेलित कीजिए। 9 को इसको सुमेलित करना है, तो महानदी जो है छत्तीसगढ़ में बहती है, महानदी छत्तीसगढ़ में, गोदावरी महाराष्ट्र में है, सॉरी महानदी छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी महाराष्ट्र में है, कावेरी जो है कर्नाटक में बहती है, कावेरी कर्नाटक में, और गंगा जो है उत्तराखंड में बहते हैं। तो उसके अनुसार से इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, उसके अनुसार से इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं, सॉरी 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 110 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर कहता है कि भारत के किस राज्य में अनुमानतः कोयले की विशालतम सुरक्षित भंडार उपलब्ध है। भारत के किस राज्य में, तो मेरे साथियों बताइए कि भारत का 99% अधिक कोयला जो गोंडवाना सेलों तथा शेष टर्शियरी सेलों में पाया जाता है। कोयले के विशाल सुरक्षित भंडार झरिया, बोकारो, गिरिडीह और कनपुरा डाल्टेगंज में उपलब्ध है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्षुद्रग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं। क्षुद्रग्रह जो है सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। आगे चलते हैं, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है, बिहार के किस जिले में है, तो यह भागलपुर में, ऑप्शन नंबर 1 भागलपुर में। आगे है, किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, यह जो कहलाती है आइसोथर्म कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर 3। किसी नक्शे पर निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा आइसोथर्म कहलाती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। मरुभूमि के विस्तार को रोकने के लिए वृक्ष रोपण पट्टियों अथवा खंडों में सबसे छोटे वृक्ष मरुस्थल की ओर, सबसे ऊंचे वृक्ष दूसरी ओर किए जाते हैं। इस रोपण का नाम क्या है, इस रोपण का नाम है बातरोध, ऑप्शन नंबर 3 बातरोध। मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए वृक्ष रोपण पट्टियों अथवा खंडों में लगाए जाते हैं। सबसे छोटे वृक्ष मरुस्थल की ओर और सबसे ऊंचे वृक्ष दूसरी ओर लगाए जाते हैं। इस रोपण का नाम है बातरोध। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है कि मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो यमुना गंगा मिलती है, तो ये हो जाएगा बेतवा नदी, ऑप्शन नंबर 2। आगे है कि राजस्थान में अरावली रेंज की तलहटी में स्थित खेतरी में कौन सी खदान पाई जाती है, तो मेरे साथियों बताइए खेतरी में कौन से खदान पाई जाती है, तो खेतरी में कॉपर सबसे अधिक होते हैं, कॉपर तांबा सबसे अधिक होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं को चारा उपभोग कम करके अपने दूध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन सेवन द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 हार्मोन सेवन द्वारा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत की हिमालय नदी प्रणाली में स्थित सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा माजुली द्वीप हो जाएगा। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है माजुली द्वीप, ऑप्शन नंबर 1। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह राज्य संघ या क्षेत्र कौन सा है जिसका कोई अभिज्ञान जनजातीय समुदाय नहीं है,
अभिज्ञात जो है जनजातीय समुदाय नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली। आगे आते हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं क्योंकि पूर्वी व्यावसायिक पवन चलते हैं और पश्चिमी तटों पर महासागरों की ठंडी धाराएं बहती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी ज्यादातर प्राचीन क्रिस्टलीय एवं कांतिरित चट्टानों के अपक्षय के कारण अस्तित्व में आई है। तो इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी एवं पीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लाल मिट्टी एवं पीली मिट्टी, जो दक्कन के पठार में पूर्वी और पश्चिमी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किस्टी आग्नेय चट्टानों पर लाल मिट्टी विकसित होती है और पश्चिमी घाट के पिडमोंट क्षेत्र के साथ क्षेत्र के लंबे खंड पर लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो पीली और लाल जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। मुंबई में पुणे की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है क्योंकि मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो हो जाएगा मुंबई पवनाभिमुखी है। ठीक है, मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है क्योंकि मुंबई पवनाभिमुखी है। तटीय प्रदेश होना भी यही यहाँ वर्षा होने का कारण है, जबकि पुणे दक्कन के पठार का वृष्टि छाया प्रदेश है, इसलिए वह अधिक वर्षा प्राप्त नहीं कर पाता है, जबकि मुंबई वर्षा अधिक होती है। जून का महीना मानसून की शुरुआत का होता है। पुणे अपने थंडर सावर वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, यानी गरज चमक और बिजली के साथ वर्षा। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक संपूर्ण विकास है ग्रामीण क्षेत्रों का। इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? ग्रामीण क्षेत्रों का। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? पूर्व का एथेंस के रूप में जाता है, कौन सा शहर हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा मदुरै, ऑप्शन नंबर 3 मदुरै। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समाचार के माध्यम से इसे नागरिकों को सूचना पहुंचानी है और इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल ए और सही इसका राइट आंसर है। ये भी सही है और ये भी सही, इसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा 1। अब आगे क्वेश्चन पर चलते हैं, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचानिए। महाद्वीप को पहचानना है, तो यह जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। एक आता है, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं वैसे वैसे क्या होगा? जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे जो ग्रहों द्वारा चारों ओर परिक्रमा करने की अवधि बढ़ती जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि कल्पना कीजिए यदि पृथ्वी अपने अक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता? तो इसका होता कि प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं दूसरे से मिल जाते और किसी क्षेत्र में विशेष कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। ये 2 निश्चित होता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित कथनों को मिलान करना है। इन कथनों को मिलान करना है, तो कैसे मिलान करना है सो देखिए मेरे साथी। इसको मिलान करना है तो शंकुधारी वन को दर्शाना है। तो ये क्या होगा? ये होगा नरम काष्ठ वाले सदाबहार वन। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 भूमध्य सागरीय वनस्पति। ये हो जाएगा महाद्वीप का पश्चिमी एवं पूर्वी दक्षिणी पश्चिम सीमांत। तो इसका राइट आंसर इसका जो हो जाएगा बी का हो जाएगा, इसका चौथा हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसका हो जाएगा दीर्घ काष्ठ वाले वृक्ष, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन। तो ये हो जाएगा महाद्वीप का पूर्वी सीमांत। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके अनुसार से इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है,
ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 को छोटा कर देते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन लंबा है, इसको छोटा करके चलते हैं। तो क्वेश्चन 130 कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान कीजिए। वर्गीकरण के साथ मिलान करना है, तो इसमें हो जाएगा विकास व प्रयोग। विकास व प्रयोग हो जाएगा वास्तविक संख्या और सब संख्या, ठीक है। और उद्गम हो जाएगा जब और अजब। वितरण जो हो जाएगा, वितरण हो जाएगा सर्वव्यापन, वितरण हो जाएगा सर्वव्यापक। और भंडार जो हो जाएगा नवीकरणीय। उसके अनुसार इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसको मिला देते हैं, सीधी सीधी है, मिला लीजिएगा इसको। ये सीधे सीधे है, कोई एक दूसरे से कटा हुआ नहीं है, ठीक है। 2 का ये हो जाएगा और 3 का, 1 का जो है 1, 2 का, बी का 2, सी का 3, सी का 3 और डी का 4। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्वीकार जनहित याचिका के श्रेणी में आती है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्रतिनिधित्व कार्रवाई के रूप में एक सामान्य विषय, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकार बताया गया है। मौलिक अधिकार बताया गया है, इसका राइट आंसर होगा निजता का अधिकार, ऑप्शन नंबर 1 निजता का अधिकार। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का पहला संशोधन अधिनियम 1951 में निम्नलिखित में से किस अनुसूची को जोड़ा गया है। किस अनुसूची को जोड़ा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 9वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर 2 9वीं अनुसूची। आगे है क्वेश्चन, आगे कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की मूल संस्था लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया था, 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को। आगे क्वेश्चन 1977 पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी। किसने किया था, वो किए थे अशोक मेहता ने, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है। वह क्या है, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारत की संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था, वो था कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन कहता है भारत सरकार एवं नेपाल सरकार के बीच शांति मित्रता की संधि जिसके तहत नेपाली नागरिक भारतीय नागरिकों के समान सुविधाओं व अवसरों का लाभ उठा सकते हैं, इस विषय पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे। किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, तो इसको चलते हैं ऑप्शन पे। किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था, ये जो किया गया था 1950 ईस्वी को, 31 जुलाई 1950 ईस्वी को। डेट याद रखना है 31 जुलाई 1950 ईस्वी को। इसकी जो है सो भारत और नेपाल के अपने संबंधों को मजबूत और विकसित करने एवं दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने के प्रयास में शांति व दोस्ती की एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। संधि के अनुच्छेद 6 से 7 में भारत और नेपाल के दूसरे नागरिकों को उनके क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि, रोजगार, निवासी एवं संपत्ति के स्वामित्व के समान विशेषाधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 6 से 7 याद रखिएगा और डेट रखिएगा 31 जुलाई 1950 ईस्वी को भारत और नेपाल के बीच शांति समझौता के लिए हस्ताक्षर किया गया था। आगे चलते हैं, उस पराधिकार का उत्तराधिकारी कौन है जो भारत के संविधान के अस्तित्व में आने से पहले प्रीवी काउंसिलिंग के रूप में कार्य कर रहा था। तो इसका राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर 3। आगे है संविधान में निम्नलिखित में से किस पद की व्यवस्था नहीं की गई है। किस पद की व्यवस्था नहीं की गई है, तो यह जो है उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था संविधान में नहीं किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है। प्रशासनिक कार्य नहीं है, तो यह कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर
3। आगे है भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर गलत को चुनना है। तो भारतीय जनता का छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। राइट आंसर ये गलत होगा। आगे चलते हैं। संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक के लिए निम्नलिखित में से किसके संबंध में कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों का अनुसमर्थन प्राप्त करना भी आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य। ठीक है, आगे ऑप्शन पर चलते हैं। मौलिक कर्तव्य संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा संसद में राज्यों का प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जुलाई 1940 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था। कौन सा शामिल नहीं था? वो थे महात्मा गांधी जी शामिल नहीं थे 1940 में स्थापित संविधान सभा सदस्यों में। ठीक है, आगे चलते हैं। संघीय संसद की संयुक्त बैठक किसके लिए बुलाई जा सकती है? किस लिए बुलाई जा सकती है? तो ये जो है किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु बुलाया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। कहता अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आदिवासी एवं दलित, ऑप्शन नंबर 1 आदिवासी और दलित। आगे चलते हैं। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? महाभियोग चलाने किस पर प्रावधान नहीं है? तो वो है राज्यपाल पर, ऑप्शन नंबर 3। तो राज्यपाल पर कोई जो है प्रावधान, महाभियोग चलाने कोई प्रावधान नहीं है, याद रखिएगा राज्यपाल पर। अब क्वेश्चन नंबर 48 यानी 148। यदि चुनाव आयोग संतुष्ट हो जाए कि किसी उम्मीदवार ने बिना पर्याप्त कारण अथवा उचित के निर्धारित समय के भीतर और निर्धारित समय भीतर से चुनाव व्यय का हिसाब किताब प्रस्तुत नहीं किया है, तो चुनाव आयोग उससे सदस्य बनने के लिए या निर्वाचित सदस्य पद का सदस्य बने रहने के लिए आदेश की तिथि से कितनी अवधि के लिए आयोग घोषित कर सकता है? कितनी अवधि के लिए आयोग घोषित कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलते ऑप्शन पे, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर 3 4 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद जो संबोधित करने का अधिकार है, राइट आंसर क्या होगा? जो भारत का महान्यवादी है। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बताइएगा मेरे साथियों कि कैसा लगा। 120 अंक में कुल कितना मार्क्स आया? अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको तक पहुंच सके जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस में एक न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थव का प्रावधान है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा राज्य की नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत। और कमेंट बताइएगा कि राज्य की नीति सिद्धांत किस देश से लिया गया था। ठीक है, किस देश से लिया गया है, कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। तो अगले क्लास में फिर मिलेंगे तो नेक्स्ट के लिए। तो जय हिंद, वंदे भारत।